हेलो माय डियर वाइब्रेंट बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, अभी हम सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके वीडियोस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी थोड़ा वीडियोस डिले हो रहे हैं क्योंकि मार्च क्लोजिंग का समय चल रहा है, तो मुझे भी उतना समय नहीं मिल पा रहा है आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करने का। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे बात को। और चलिए फ्रेंड्स, हमारा ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर हो चुके हैं मॉड्यूल ए के। ये 5th हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये एज सून एज पॉसिबल 2 वीडियोस लेक्चर में मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। फिर हमारा एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद हमारा मॉड्यूल ए कम्प्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है? क्रेडिट अप्रेजल एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि अगर आपके पास जब भी कोई नया लोन एप्लीकेशन आता है तो आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको उस व्यक्ति को लोन देना है कि नहीं देना है। तो ऐसी केस में जो डिसीजन मेकिंग आप करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रेडिट अप्रेजल बोला जाता है। अब उस डिसीजन मेकिंग पर पहुंचने के लिए आपको उस चीज़ में उस लोन एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों को देखना होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, कैसे आप उसमें डिसीजन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्रेडिट अप्रेजल में देखी जाती हैं। तो क्रेडिट अप्रेजल में जब भी कोई लेंडर बैंक जो है किसी भी कस्टमर को या बोरोवर को लोन देता है या कोई बोरोवर जो है वो बैंक के पास अप्रोच करता है, तो बैंक क्या देखेगा कि उस व्यक्ति को की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, वो उस लोन को खरीद लेने के लायक है कि नहीं है, उसकी उतनी हैसियत है कि नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा, डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, अगर आप लोन दे रहे हो उसको तो कुछ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो जो लोन आप देंगे सपोज़ उसको, तो उसको उसका रीपेमेंट करने की उसकी हैसियत है कि नहीं है, जॉब में है नहीं है, फैमिली में कितने डिपेंडेंट्स हैं। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसके बेसिस पर उस व्यक्ति की क्रेडिट वर्थीनेस को देखा जाता है और उसी बेसिस पर उस क्रेडिट एप्लीकेशन का, लोन एप्लीकेशन का क्रेडिट अप्रेजल किया जाता है। तो जब भी बैंक ये सब चीज़ों को देखेगा तो ये एक अप्रेजल जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें कि उस लोन एप्लीकेशन का असेसमेंट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, जजमेंट किया जाता है कि हाँ वो वायबल होगा कि नहीं होगा वो प्रोजेक्ट या वो लोन आपका। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो लोन का जो क्रेडिट अप्रेजल है वो क्या होता है? क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है जिसमें कि जो लोन रिक्वेस्ट है उसको आपको कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करना रहता है जो बोरोवर है उसको। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस एवेल्यूएशन का कि आप जो लोन दे रहे हैं उसके जो थ्री प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या? पहला तो आपका जो लोन हो वो सेफ़ हो, सेकंड है कि लिक्विडिटी ऑफ फंड जो है वो बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी हो बैंक को। तो ये जो 3 आपके प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग है वो फुलफिल होना चाहिए। तो ऐसी आप जो क्रेडिट अप्रेजल में क्या करते हैं? क्रिटिकल एवेल्यूएशन करते हैं उस बोरोवर की लोन एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक रहता है उसके लिए कुछ सर्टेन टूल्स का यूज़ करता है जिसके बेसिस पर वो इवैल्यूएट करेगा कि हाँ जो बोरोवर है वो उस लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, या वो जो लोन एप्लीकेशन है वो आगे चल के वायबल होगा कि नहीं। तो इसमें आप किस तरह से किस किस टूल का यूज़ करते हैं कि जो बोरोवर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो जैसे आईटीआर होता है, किसी का फॉर्म 16 होता है तो उसको देखेंगे। साथ में अगर कोई किसी बिजनेस पर्पज से ले रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो आप ये देखेंगे कि जो एप्लीकेंट्स का प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या उसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में चलेगा, उससे वो अर्निंग कर पाएगा कि नहीं, है ना। तो जो कस्टमर का बिजनेस है वो वायबल है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। साथ में ये भी इंश्योर करना रहेगा कि जो क्रेडिट आप दे रहे हैं उसको लोन दे रहे हैं वो परफॉर्मिंग एसेट रहेगा कि नहीं, ये भी इंश्योरिटी आपको उसमें करनी रहती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड टूल्स रहते हैं जिसके बेसिस पर हम उसका एवेल्यूएशन करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो, ये मतलब एक तरह से क्वेश्चंस रहते हैं आपको कि ये आप उसके आंसर्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं।
तो बैंक जो है कई तरह के नंबर ऑफ़ अप्रेजल टूल्स को यूज़ करता है, जिसमें कि जो लोन ऑफिसर रहता है उसका खुद का भी जजमेंट रहता है, क्योंकि वो जो है उनका क्रेडिट डिपार्टमेंट में या क्रेडिट फंक्शन में कई समय से काम कर रहे होते हैं, तो उनको इस तरह के बिग और इंडस्ट्रियल बोरोवर्स को भी हैंडल करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो उसके बेसिस पे भी उसको जज करते हैं कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है वो या जो लोन प्रपोजल है वो वायबल होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी उसमें सॉर्ट फाइंड आउट की जाती। तो क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जब भी जो एप्लीकेंट है वो ब्रांच विजिट करता है या आपके पास आता है कि लोन एप्लीकेशन को लेने के लिए या आपसे इंक्वायर करने के लिए, तो वहाँ से आपका जो है क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चलती है? जब तक कि आप उसको क्रेडिट डिलीवर नहीं कर देते, मतलब लोन का डिसबर्समेंट नहीं कर देते। तो ये प्रोसेस मतलब ये एंड टू स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक चलती है। फिर उसके बाद जो है उसमें भी फिर कंटिन्यूस प्रोसेस और चलती रहती है, जो कि उसमें उसके प्रीवियस इंसिडेंट हैं उनका वेरिफिकेशन आपको करना रहता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेट करना रहता है नेसेसरी फैक्ट्स एंड फिगर्स का, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं कि वो व्यक्ति जो है वो वायबल है कि नहीं है, उसका प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, जिन प्रोजेक्ट के लिए जिस बिज़नेस के लिए वो लोन लेना चाह रहा है उसकी मार्केट कंडीशन कैसी है, डिमांड है कि नहीं मार्केट में, वो उससे इनकम जनरेट कर पाएगा कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर सपोज़ कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी कितनी है, डिडक्शंस कितने हैं, उसके पास उतना अमाउंट है कि नहीं कि वो जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उससे वो उस लोन का ईएमआई भर पाएगा कि नहीं। तो ये बहुत सारे जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस करना रहता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना रहता है बैंक को। तो जो क्रेडिट अप्रेजल का लास्ट जो मतलब रिजल्ट होता है, सेंस बोलना चाहिए रिजल्ट फाइनल, कि उससे पूरे अप्रेजल से आप किस फाइनल आउटकम पे पहुँचे, तो वो आपका मेन रहता है, जिसमें कि आपको मेनली क्या करना रहता है कि जो प्रपोजल है उसमें कितना रिस्क इनहेरेंट है उसको मेज़र करना, क्योंकि हर लोन एप्लीकेशन के साथ जो है वो रिस्क इनहेरेंट रहता है, ये हमने पहले के भी वीडियोज़ में पढ़ा है, और उसी को ही मेज़र करना रहता है क्रेडिट अप्रेजल का मेन मकसद। तो इस बेसिस पर आप उसका क्या करेंगे, उस लोन एप्लीकेशन का पूरा अप्रेजल करने के बाद ये देखेंगे कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और उसी के बेसिस पर आप इस जजमेंट पे पहुंच जाएंगे, मतलब इस डिसीजन मेकिंग पे आ जाएंगे कि आपको उस लोन एप्लीकेशन को सैंक्शन करना है या रिजेक्ट करना है। जो भी आपने असेसमेंट किया है उस बोरोवर के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी है या मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आपने जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है या एप्लीकेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसका क्रेडिट वर्थीनेस देखा, उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है क्रेडिट को लेके, और उसका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो लोन लेना चाह रहा है, तो इन सब की वायबिलिटी और बहुत सारे जो भी फैक्टर्स फिगर हैं उनको देखने के बाद आप जो फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि उसमें फर्स्ट तो कि आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है, दूसरा कि उस रिस्क को देखने के बाद और बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद आप इस जजमेंट पे पहुंच जाते हैं कि हमें लोन सैंक्शन करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये मेन एसेंस होता है क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस का। नेक्स्ट है आपका वैलिडेशन ऑफ प्रपोजल। जो प्रपोजल है आप उसको वैलिडेट करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व। तो वैलिडेशन मतलब कि आप उस व्यक्ति से सारी इन्फॉर्मेशन एक्वायर करें और सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ, जो प्रोजेक्ट है उसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं, आप हर चीज़ से संतुष्ट हो। तो जो भी आप लोन प्रपोजल करते हैं उसमें जो बिगनिंग रहती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ना किसी भी चीज़ का। तो जो लोन है, क्रेडिट अप्रेजल है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सारे फैक्ट्स को देख लिया सही है, बट उन फैक्ट्स के बारे में आपको के पास सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल है कि नहीं राइट डिसीजन लेने के लिए, ये भी आपको देखना होता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट ऑफिसर रहता है वो इतनी हरी में नहीं होना चाहिए, उसको इतनी जल्दी इस बारे में डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है वायबल है। उनको जब तक किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुँचना चाहिए जब तक कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है बोरोवर से एक्वायर नहीं कर लेते। तो आपको क्या करना है वैलिडेशन के केस में, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप उसको वेरीफाई करें कि क्या जो है वो जैसे सपोज़ कंपनी का केस है तो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पास पार्टनरशिप डीड है कि नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट वो दे रहा है उन डॉक्यूमेंट की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो
जैसे कंपनी है तो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो कंपनी है वो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें रहती हैं ज़रूरी रहती हैं। प्रीवियस वीडियो में जब हमने टाइप्स ऑफ बोरोवर पढ़ा था तो हमने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पढ़ा था, उस केस में हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे जो कि ज़रूरी रहते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी उस वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लें, ताकि जो चीज़ें आगे आप कोई भी चीज़ें पढ़ेंगे वो प्रीवियस वीडियोस से लिंक रहती हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग के वीडियोस में हर चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर उन कॉन्सेप्ट का आगे की चैप्टर्स में यूटिलाइजेशन होता है। इसलिए यहाँ पर जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे अब वो ब्रीफ में रहेगी, मतलब उसको इतना नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए अगर आपको किसी चीज़ में डाउट रहता है तो प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया गया। टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी बताई गई हैं, टाइप ऑफ बोरोवर्स बताए गए हैं, क्रेडिट डिलीवरी के टाइप्स हैं, तो ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना, उधर से आपको अपना बेस क्लियर करना है ताकि आप आगे के वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपकी वेरिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स, है ना। जैसे कि कंपनी, तो आपको ये देखना है कि हाँ उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, लाइसेंस वगैरह उसके पास है कि नहीं। जो आप उसकी प्रीमाइसेस वगैरह देखने जाएंगे या जो स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे वहाँ पर ये चीज़ें लगी हैं कि नहीं लगी है ना। हम लोग जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रहता है, और बहुत भी कंपनीज को जो सर्टिफिकेशन मिलते हैं सब फ्रेम करवा के अपने यहाँ लगवाते हैं। तो उसी तरह से ये कि आपको ये भी नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई करना है। और जब भी आप जो फील्ड विजिट करते हैं वहाँ पर आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ों को भी आपको एक नोट बना के जो है फाइल में इनक्लोज करना चाहिए, जिसको कि आप स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आएंगी। तो अभी कोई डिसीजन पे तो आप पहुँचे नहीं, अभी आप बस चीज़ों को समझ रहे हैं वो एक डिसीजन पे पहुँचने के लिए। तो ये यहाँ पर अगर आपने उसका स्पॉट इंस्पेक्शन किया है फील्ड विजिट के दौरान तो उसके भी बारे में आपने वहाँ पे क्या देखा ये सब भी आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्टर आपको देखना चाहिए वो है क्या एप्लीकेंट की कैपेसिटी टू बोरो, है ना। जो व्यक्ति है वो बोरो करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। जैसे कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था और कंपनी के केस में पढ़ा था कि उसमें क्या रहता है, एक बोर्ड का रिजोल्यूशन रहता है, या पावर ऑफ अटॉर्नी में भी पढ़ा था कि उनके बिहाफ में क्या रहता है, कंपनी के बिहाफ में कोई व्यक्ति काम करता है जिसको कि एजेंट कहते हैं, तो उसको उस लोन को लेने की पावर है कि नहीं। तो ये भी आपको उस चीज़ को देखना चाहिए कि जो व्यक्ति आपसे लोन रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पास पावर है कि नहीं कि वो उस लोन रिक्वेस्ट को कर सकता है, मतलब लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लोन ले सकता है, और उस जो लोन का एग्रीमेंट है उसको साइन करने की उसकी लीगल कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये आपको इंश्योर करना चाहिए। ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने कंपनी का केस पढ़ा था या पावर ऑफ अटॉर्नी पढ़ा था, जो टाइप्स ऑफ बोरोवर पढ़े थे उसके केस में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कब कौन किस चीज़ के लिए लायबल है नहीं है। तो ये आप वो वीडियोज़ भी अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर होते चलेंगे ना। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति से या जो भी बोरोवर है उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म्स है तो जो कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स है उसको चेक करेंगे, पार्टनरशिप डीड को चेक करेंगे। पार्टनरशिप डीड में भी ये एक टर्म्स एंड कंडीशन दी रहती हैं कि उसको क्या क्या पावर्स हैं एज अ पार्टनर कंपनी के बिहाफ में डिसीजन, मतलब पार्टनरशिप के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए। सिमिलरली पावर ऑफ अटॉर्नी में भी चीज़ें दी रहती हैं कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी को किस किस चीज़ का डिसीजन लेने की पावर है, और जो ट्रस्ट और सोसाइटीज़ रहती हैं उसमें भी उनके सोसाइटीज़ बायलॉज में भी ये सारे बोर्ड रेजोल्यूशन में ये चीज़ें लिस्टेड रहती हैं। तो आपको ये अगर चीज़ें हैं कि चेक करनी कि एप्लीकेंट की अथॉरिटी है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं कि वो लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, या जो लोन एग्रीमेंट है उसको साइन कर सकता है, तो आपको उससे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलना चाहिए। तो ये सारी जो भी आप फील्ड विजिट करते हैं वहाँ जो भी आपके ऑब्जर्वेशन रहे हैं, स्टॉक का आपने जो भी वेरिफिकेशन किया है, इन सभी का आपको क्या करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपको रखना चाहिए, जिससे कि जब आप फाइनली क्रेडिट अप्रेजल की डिसीजन मेकिंग पे पहुँचते हैं तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और आपको आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी लिखने में मदद करते हैं।
नेक्स्ट है जो आपका इस चीज़ में वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या रहता है कि जब भी कोई भी आप नया लोन करते हैं तो हमेशा उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये हमने हमारे हर वीडियो लेक्चर में आई थिंक डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी लोन आप करेंगे उसमें इनहेरेंट रिस्क रहता ही है। अब जो रिस्क रहता है क्रेडिट में वो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। और ये जो क्रेडिट रिस्क है इस किस कारण हो सकता है, आपका जो भी बोरोवर है उसकी डिफ़ॉल्ट करने की केस में, मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब पॉसिबिलिटी, या जो काउंटर पार्टी है या बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मतलब जो लोन लिया उसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसको ही क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो किस कारण से हो सकता है, एक तो रहता है कि बिजनेस के फेल्योर के कारण, है ना, मतलब उस व्यक्ति की कैपेसिटी तो मतलब वो कैपेसिटी नहीं है लोन देने की, तो ये जो रहता है वो बिजनेस फेल्योर के कारण है। इंटीग्रिटी है लेकिन कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा रहता है बिलफुल डिफ़ॉल्टर। बिलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में क्या रहता है कि उसके पास पैसा तो है देने के लिए लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है। ये दोनों चीज़ें के कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया। तो ये दोनों तरह से डिफ़ॉल्ट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट मतलब आपको, अगर आप अपने सिस्टम बेसिस पे चलें तो जब भी आपका कोई लोन है उसमें रीपेमेंट नहीं आ रहा तो वो जो क्या है रहता है, लोन अकाउंट आपका ख़राब हो जाता है, उसी को ही डिफ़ॉल्ट करते हैं। अब सिस्टम ये नहीं समझता कि उसमें रीपेमेंट किस कारण से नहीं आया, तो वो जो कारण है वो क्या हो सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका जिस बिज़नेस पर्पज़ से आपने दिया था वो बिज़नेस फेल हो गया, उसका उतना मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है या उसकी इनकम जनरेट नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन किस कारण से होती, बिज़नेस फेल्योर के कारण। मतलब वो अपना लोन देना तो चाहता है लेकिन वो दे नहीं पा रहा क्योंकि उसके बिज़नेस से उसको अर्निंग नहीं हो रही। और सेकंड क्या होता है, बिलफुल डिफ़ॉल्टर जिसको बोलते हैं कि बोरोवर का बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहा है, लेकिन वो लोन देना ही नहीं चाहता, उसकी नीयत ही ख़राब है उसको बोलेंगे। तो ये जो है बोरोवर की इंटीग्रिटी वाली बात हो जाती है कि मगर ये दोनों ही केस किस में आएंगे, हमारे डिफ़ॉल्ट में आते हैं, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट में। अब इस क्रेडिट रिस्क को मेज़र कैसे किया जाए, है ना, मतलब क्रेडिट रिस्क जो है कोई स्टैटिस्टिकल मेज़र नहीं है, एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकल मेज़र नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। वो व्यक्ति जो है वो डिफ़ॉल्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, ये आप कह नहीं सकते। फ्यूचर हमेशा जो रहता है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, आप बस कोशिश करते हैं लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेटली उस पर नहीं पहुंच सकते। तो जो रिस्क की भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो भी कोई एग्जैक्ट मेज़रमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट हो जाता है, इस वजह से वो व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी मेज़रमेंट है। अगर आप उस डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी को समझ जाते हैं तो आप किसी हद तक क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जितना आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब डिफ़ॉल्ट रहेगी उसी के हिसाब से आपका क्रेडिट रिस्क भी रहेगा। अगर हाई डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है तो क्रेडिट रिस्क भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये जो डिफ़ॉल्ट रहता है ये किस कारण से हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर से, इंटरनल फैक्टर से, या दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ये आपका हो सकता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे जिनके कारण की डिफ़ॉल्ट हो सकता है या क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या हो जाएंगे कि जो प्रमोटर है कंपनी का या जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं उनका उस पर कंट्रोल नहीं होगा, है ना, मतलब वो किसी भी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, जिन पर कि आपका कंट्रोल नहीं चलता है। तो ऐसे ही जब भी आप किसी फर्म को या किसी कंपनी के केस में या बोरोवर को भी आप जैसे लोन दे रहे हैं, जिसको भी, भले वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, तो उन जो फैक्टर्स के कारण डिफ़ॉल्ट हो रहा है जो कि उसके कंट्रोल के बाहर हैं, तो इनको ही क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि अभी आप रिसेंट का ही देख लें कि कोविड की जो कंडीशन हुई थी उसके कारण सभी लोगों का बिजनेस जो था वो बंद हो गया था, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था। तो ये क्या है, कि एक्सटर्नल फैक्टर है जिस पर कि उनका कंट्रोल नहीं था। तो इन कारण से जब भी क्या होता है कि कंपनी जो है वो वर्क नहीं कर रही, इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ये इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। इसके अलावा आप जैसे समझ लें कि कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है, तो उसमें उसकी कंडीशन मतलब उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये लोगों की डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल है उस पर डिपेंड करता है। साथ में उस प्रोडक्ट के नए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर में पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, या जो कंज्यूमर हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस हो गया, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसमें भी चेंजेस होने के कारण भी कई चीज़ों में चेंजेस होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स रहते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं और इनके कारण भी डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स होंगे आपके,
इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आता है कि जैसे जो फर्म है ना, वो उसका मैनेजमेंट ही सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है। वो अपनी बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, एक्सेसिव लेंडिंग कर रहा है, या उसके खुद के ही क्रेडिटर्स इतने ज़्यादा हैं, तो मतलब इस तरह से उसकी जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो सही नहीं है, और मार्केटिंग भी उतनी अच्छे से नहीं कर रहा। तो ये जो है जो फैक्टर जिस पे कि वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो ही ख़राब हो रहे हैं, वो भी उन पे उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और इनके कारण भी जो रहता है वो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन हो जाती है राइज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो आपको यहाँ पर देखना है इसको कैसे आप असेस करेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो सही है कि नहीं, है ना, क्योंकि आपको असेस करना है। ये तो फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं, अब आपको उसको असेस करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको असेस करने के लिए क्या देखना होगा कि जो मैनेजमेंट है उसका कंपोजिशन कैसा है, प्रमोटर कैसे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी में कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है कि नहीं एक्सपीरियंस उस लाइन ऑफ उसमें, साथ में उनको टेक्निकल और मैनेजरियल उसमें उनमें स्किल्स हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। साथ में ये उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के भी आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रमोटर्स हैं या जो ऑनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने उसमें कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है और कितना वो उससे रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आप इस तरह से उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट रिस्क के फैक्टर हो गए कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से क्रेडिट में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और जो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जब भी बोरोवर जो है वो रिपेमेंट नहीं करता, उसमें फेल हो जाता है, तो वो वहाँ पर आपका क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट रेटिंग। आप मतलब अप्रेजल टूल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अप्रेजल टूल है क्रेडिट रेटिंग, जिसमें कि आप जो व्यक्ति है उसको एक तरह से मेज़र करते हैं कि आप उसको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, एक मेथड होती है क्रेडिट की, जिसमें कि ये असेस किया जाता है कि वो किस तरह से असेस किया जाता है कि उनको कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पर, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, और एक मेन स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर देते हैं कि इससे बिलो नहीं होना चाहिए। तो उस लेवल तक की वो मार्क्स गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बेसिस पर उनको रेटिंग दी जाती है। सपोज़ वो उस मार्क जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उससे अबव जा रहे हैं तो उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, उससे बिलो जा रहे हैं तो क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगी। तो एक तरह से ये क्या होती मेथड होती है जिसके थ्रू कि आप जो कस्टमर है या जो लोन आपका एप्लीकेशन है उसको इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम बहुत डिटेल में क्रेडिट रेटिंग को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बस आपको एक प्रपोजल अप्रेजल में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट रेटिंग को समझना है। तो जो क्रेडिट रेटिंग रहती है उसमें कुछ क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स रहते हैं जो क्या करते हैं कि हर एक रिस्क कंपोनेंट को कुछ ग्रेड मार्क्स असाइन किए जाते हैं। ये जो रिस्क कंपोनेंट रहते हैं जिनको कि ये वेट असाइन किया गया है, वो उनकी जो भी आइटम है उसकी सबकी एक इम्पोर्टेंस रहती है, उसके बेसिस पर दिया जाता है, और इसी के बेसिस पर फिर आप जो है बोरोवर का क्रेडिट स्कोर निकालते हैं। तो इसमें जो भी फैक्टर्स रहते हैं जिसकी बेसिस पर आप ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंसीडरेशन में लेते हैं, तो और उनको वेट असाइन करते हैं। उनमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं आपके, एक मेजरेबल फैक्टर्स हो गए, मतलब जिनसे कि आप मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि वो फर्म है उसका करंट रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, ये सारे आपके जो रेशियोज वाली टर्म्स रहती हैं वो मेजरेबल फैक्टर्स हो गए। फिर उसके अलावा जो भी क्रेडिट एनालिसिस्ट रहेगा या जो क्रेडिट ऑफिसर्स रहते हैं उसके भी कुछ जजमेंटल इनपुट्स रहते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जिससे भी वो जो है वो बोरोवर की डिफ़ॉल्ट का भी क्वालिटी का या मैनेजमेंट क्वालिटी का या बोरोवर के डिफ़ॉल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं जिसके की बेसिस पर आप क्रेडिट रेटिंग भी करते हैं। एक तो आपका मेजरेबल फैक्टर हो गया, दूसरा आपका जजमेंटल फैक्टर हो गया। तो ये आपका क्रेडिट रेटिंग है। तो जब भी आप क्रेडिट रेटिंग करते हैं, जब भी आप क्रेडिट रेटिंग करेंगे तो आपको क्या देखना है कि जो बोरोवर है उसकी हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग करके उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम उसके रिस्क को निकाल रहे हैं। तो जैसे ही आपकी क्रेडिट रेटिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको मतलब आप क्रेडिट एक स्कोर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको ये भी चेक करना है कि जो रिस्क स्कोर उसने किया है बोरोवर ने, उसका जो क्रेडिट स्कोर रहा है वो आपके एक्सेप्टेबल लेवल तक है कि नहीं। अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल तक होगा तभी आप उस लोन एप्लीकेशन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है क्रेडिट रेटिंग किसी भी बोरोवर को आइडेंटिफाई करने में या उसका इवैल्यूएशन करने में।
तो फर्स्ट आपने बोरोवर की फाइनेंशियल स्टैंडिंग और परफॉर्मेंस को चेक कर लिया। उसके साथ साथ अब जैसे कोई कंपनी का केस है, कोई फर्म का केस है, तो आपको उसके मैनेजमेंट को चेक करना है। उसके जो अकाउंट्स हैं ना, ऑफिस अकाउंट्स हैं, उनका वो कैसे मेंटेनेंस करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, ये भी चेक करने हैं। तो ये जो भी इस तरह के फैक्टर्स रहेंगे जिनका कि आप स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनकी भी आपको क्या करनी है, रेटिंग करनी है। और उसमें भी चेक करना है कि उनका जो क्रेडिट रेटिंग स्कोर है वो आपका जो कट ऑफ है उससे बिलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कट ऑफ से बिलो होगा आप उसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर देंगे, उस क्रेडिट अप्रेजल को वहीं पर स्टॉप कर देंगे और उस लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा आपको क्या चेक करना रहता है कि जो जिस पर्पज़ के लिए उसने लोन ले रहा है ना, जिस चीज़ के लिए उसने लोन एप्लीकेशन कर रहा है, वो उस क्रेडिट पॉलिसी में, बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में फिट हो रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसके बियॉन्ड तो नहीं है। कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए तो लोन नहीं ले रहा है जो कि बैंक के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड हो या बैंड एक्टिविटी हो, तो आपको उन ऐसी एक्टिविटी के लिए लोन नहीं देना है। उसके बाद जो थर्ड है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है कि जो लोन है बड़ा है या जो भी अमाउंट है वो उस आपकी जो बैंक की लिमिट है उससे को ब्रीच कर रहा है, या वहाँ पर उस सेक्टर में जिसमें आपको लोन देना है उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन लिमिट है बैंक की वो ब्रीच हो रही है, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देने में या इंडस्ट्री को आप फाइनेंस कर रहे हैं या इंडिविजुअल को कर रहे हैं, तो जो बैंक की प्रिस्क्राइब लिमिट है उनको एक्सीड कर रहा है या कॉन्सेंट्रेशन उस सेक्टर में बढ़ रहा है, तो ऐसे में भी आपको उस प्रपोजल को क्या कर देना, रिजेक्ट करना है और उस पर आगे कोई टेस्ट अप्लाई नहीं करने हैं। तो ये आपको की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं क्रेडिट अप्रेजल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट अप्रेजल की आपके 7 सीज रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीज हैं क्रेडिट अप्रेजल की। आप एज इट इज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 7 सीज क्या होते हैं? क्रेडिट वर्थीनेस है ना, जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं, कैरेक्टर कैसा, डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, कैपेसिटी है कि नहीं लोन रीपेमेंट करने की, कैपिटल कितनी है, जैसे बिजनेस कोई वो स्टार्ट कर रहा है जिसके लिए लोन ले रहा है उसमें उसने कितनी कैपिटल इन्वॉल्व कर रखी है, उसके पास उस लोन के लिए क्या कोलेट्रल है, सिक्योरिटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, मार्केट कंडीशन कैसी है, जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी चीज़ के लिए वो लोन अप्लाई कर रहा है, साथ में उससे उसका कैश फ्लो जनरेट होगा कि नहीं, मतलब प्रॉफिट वो अर्न कर पाएगा कि नहीं। तो ये आपके मेन 7 सीज हैं जिनको कि आपको एज इट इज़ याद करना, उनका पर्पस याद करना है। ये आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो क्रेडिट अप्रेजल है उसकी 3 पॉइंट्स को पढ़ा है। फर्स्ट इज़ वैलिडेशन ऑफ प्रपोजल, उसके बाद आपका सेकंड था क्रेडिट रिस्क, थर्ड था आपका क्रेडिट रेटिंग। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, जिसमें कि आपको ये जो क्रेडिट वर्थीनेस है उसको इवेल्युएट करना, देखना है। उसके बाद जो पर्पस ऑफ लोन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो कोलेट्रल या सिक्योरिटी वो दे रहे हैं उनको असेसमेंट करना, साथ में जो कैश फ्लोज होंगे उनका वेरिफिकेशन, सोर्स ऑफ पेमेंट का वेरिफिकेशन। तो ये आपकी नेक्स्ट उसमें पॉइंट्स रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सीरियसली मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं वीडियो बना पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लाइक्स, है ना। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।